नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसमें अपन बात करने वाले हैं घर्षण से या फ्रिक्शन से संबंधित टॉपिक। कल के वीडियो में अपन ने देखा कि घर्षण दो प्रकार का है, स्टैटिक और गतिक, जिसमें गतिक घर्षण बल सबसे कम लगता है, स्टैटिक सबसे ज़्यादा लगता है। वहीं अगर अपन बात करें आज कि ये घर्षण कोण और विराम कोण क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रीफोर्स क्या है, तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। चलो बात करते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रीफोर्स की। पहला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, घर्षण कोण, इसको अपन लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार की कंडीशन होगी? यदि किसी धरातल पर या किसी सरफेस पर कोई एक ब्लॉक रख दिया जाए, उस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन आर, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। वहीं अगर अपन लोग इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगाएं एफ या एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो इसकी सरफेस पर, इस सरफेस द्वारा, यानी कि इस ब्लॉक की या इस बॉडी की सरफेस पर, इस सरफेस द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे अपन फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अर्थात परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी वस्तु पर घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के परिणामी के साथ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R द्वारा बनाया गया कोण घर्षण कोण कहलाता है। घर्षण कोण कहलाता है। इजी वे में परिभाषा लिखी है मैंने। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिएक्शन फोर्स R and resultant force between resultant force of reaction and friction force, reaction and friction force। देखो R और इस F का रिजल्टेंट ये P है, तो रिजल्टेंट के साथ R द्वारा बनाया गया एंगल फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंगल कहलाता है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिएक्शन फोर्स R एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ, अब रिजल्टेंट फोर्स किसका है? रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का। is called
फ्रिक्शन एंगल। डायग्राम बना दो साथ में। अब अपन कह देंगे परिणामी प्रतिक्रिया बल P के दो घटक होंगे, दो घटक होंगे। एक तो होगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक होगा ना, वो आर की डायरेक्शन में होगा। इस P के दो घटक होंगे। एक तो होगा P कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है लेमडा। याद रखो बच्चों, अगर ये मान लो P है, ये इसके साथ लेमडा एंगल बना देता है। इस P के एक तो आ जाएगा क्षैतिज की हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी P कोस लेमडा, जो किसके बराबर है, इस डायरेक्शन में क्या है, ढंग से देखो तो R है। एक इसके लंबवत, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस लेमडा का वर्टिकल कंपोनेंट इधर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की इधर R की डायरेक्शन में। तो इधर Fs का जो मान है वो हो जाएगा P साइन लेमडा। तो हम कह सकते हैं क्षैतिज घटक P कोस लेमडा जो है वो है R के इक्वल, एवं ऊर्ध्वाधर घटक P साइन लेमडा है वो Fs के इक्वल है। लिख दो। रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन P normal reaction P have two components। नंबर फर्स्ट हॉरिजेंटल हो गया, एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट P cos लेमडा इज इक्वल टू R। एक आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो P साइन लेमडा इज इक्वल टू Fs के बराबर आ जाएगा। ये दो कंपोनेंट आ गए अलग अलग। आप जानते हो Fs जो होता है ना वो म्यू आर के बराबर होता है, तो इसलिए ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये 2 कह दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 कितनी है 2 नॉट 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 नॉट 1। P साइन लेमडा बटा P कोस लेमडा इज इक्वल टू Fs बटा R। 2 में 1 का भाग दे दो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का भाग दे दो वर्टिकल कंपोनेंट में। तो कितना आ जाएगा, P से P कैंसिल, उत्तर आ गया साइन लेमडा बटा कोस लेमडा हो गया टेन लेमडा। Fs का मान होता है म्यू R बटा R, R से R कैंसिल, ये S भी कह सकते हो क्योंकि एक प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये। तो टेन लेमडा इज इक्वल टू एंसर आ गया म्यू S का। 10 द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to the friction coefficient mu s। अर्थात घर्षण कोण की
घर्षण कोण की स्पर्शजा यानी टेंजेंट का मतलब स्पर्शजा, स्पर्शजा कोष्टक में लिख सकते हो tan लैम्डा। घर्षण नियतांक के बराबर होती है, घर्षण नियतांक के बराबर होती है। तो अब अपन बात करते हैं विराम कोण की। विराम कोण का मतलब है, ये अगर मान लो कोई क्षैतिज तल है, कौन सा तल है? क्षैतिज तल, हॉरिजेंटल प्लेन, और इसके साथ अगर कोई एक दूसरा तल झुक जाए, जैसे हमारे घर की सीढ़ियाँ और भी स्लाइडिंग वाले बच्चों के जो तल होते हैं वो, तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, नत तल, कई बार इसको आनत भी बोलते हैं। अगर इस तल पे हम कोई एक वस्तु रखें, और ये वस्तु बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए रेस्ट में रहे, जैसे हम इसका इंक्लाइनेशन एंगल बढ़ाएं तो ये वस्तु गति करने लग जाए, तो वो मैक्सिमम एंगल जहाँ तक ये वस्तु इस तल पर रेस्ट में पड़ी रहे, अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया तो ये यहीं पड़ा रहे, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे करता हूँ तो धीरे धीरे स्लिप होने लग जाएगा। अभी तो हाथ के साथ ये पकड़ गया फ्रिक्शन फोर्स से। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी को रखो किसी तल पे, अगर आप उसका झुकाव ज़्यादा बढ़ाते हो तो वस्तु गिरने लग जाए, तो उस स्थिति में इस नत तल द्वारा क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? विराम कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ रीपोज कहलाएगा। ध्यान रहे अंग्रेजों, एंगल ऑफ रीपोज। इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इसका जो वेट है वो इधर लगेगा एकदम स्ट्राइट, तो वेट का एक कंपोनेंट जो इस आर को बैलेंस करेगा वो हो जाएगा W कोस। अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, तो W कोस थीटा। चूंकि फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा तो इस W कोस थीटा का नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो होगा W साइन थीटा। W कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन R को। डायग्राम बना दो बच्चों। ये चीज़ें आप याद रखो प्यारे विद्यार्थियों। अगर क्षैतिज के साथ या किसी भी अक्ष के साथ कोई भी रिजल्टेंट फोर्स हो, अगर इधर से एंगल थीटा बना रहा है तो मान लो ये W था, तो W का ये पॉइंट आ जाएगा W कोस थीटा, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा फिर ये, तो ये आ जाएगा W साइन थीटा। अगर ऐसा न होकर एंगल इसके साथ बना ले, तो जिसके साथ एंगल बनाता है हमेशा एंगल के सामने वाला नॉर्मल कंपोनेंट काउंट किया जाता है। तो एंगल के सामने नॉर्मल कंपोनेंट, तो उसके पैरेलल भी उतना ही मान आएगा। इसलिए हम ये जो मान है, मान लो ये W था, तो W का इस स्थिति में अगर एंगल यहाँ बनता है तो ये बन जाएगा W कोस थीटा, और इस W का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ बन गया W साइन थीटा। दोनों चित्रों में अंतर है, देखो यहाँ एंगल इसके साथ बन रहा है, इस अक्ष के साथ, जब जो भी अक्ष हो, ये Y अक्ष हो, XZ हो, किसी भी हो, लेकिन इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट फिर यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसके लंबवत कंपोनेंट कौन सा होगा? ये। तो ये कंपोनेंट अगर मैं यहाँ लिखूँ W साइन थीटा, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर तो आ रहा है W कोस थीटा ये, और यहाँ पर W कोस थीटा आएगा ये। क्योंकि इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट हम यहाँ मान रहे हैं, तो इसके पैरेलल में जो मान ये होगा तो ये भी यही मान होगा, इसलिए इसको W साइन थीटा हम कह देते हैं। सेम का सेम इसमें ये W मान है,
जो इस एक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक डब्लू कोस थीटा यहाँ होगा। तो डब्लू कोस थीटा का परपेंडिकुलर यहाँ होना चाहिए, तो इसके पैरेलल मान यहाँ है, तो हम डब्लू साइन थीटा इसको कह देंगे। ऐसे ही डब्लू का मान इस चित्र में यहाँ आ रहा है ये। अब ये डब्लू इस रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो इसके कंपोनेंट के रूप में लगेगा, जिसका मान होगा डब्लू कोस थीटा, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है। एंगल इसके साथ बन रहा है तो थीटा एंगल का साथ बनने वाला कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मान कितना है? डब्लू कोस थीटा। तो इसके लंबवत नॉर्मल इधर आएगा, जिसका मान क्या हो जाएगा? डब्लू साइन थीटा। ये डब्लू साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? फ्रिक्शन फोर्स को। तो अपने पास वैसा का वैसा ही वापस सूत्र आ जाएगा जैसा हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर डिटरमाइन किया था। देखते हैं कैसे। हम कह देंगे नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन आर, ये तो किससे बैलेंस हो रही है भाई? डब्लू कोस थीटा से बैलेंस हो रही है। नंबर 1 इक्वेशन। इसको हम कह सकते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल पूरा लिखना तुम लोग। वहीं अपन कहते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल किस से बैलेंस होगा भाई? हालांकि घर्षण बल हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, इसके बावजूद भी जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो ये सरफेस इसको रोके रखेगा। रोके हुए क्यों रखेगा? क्योंकि इनकी सतहों के बीच घर्षण बल लगता है। ये तल आनंत तल जो है इस वस्तु के साथ घर्षण बल लगाएगा इसके सरफेस पे। तो उस घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स का मान कितना होगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स का मान वो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि उसके थोड़ा सा झुकावपन बढ़ा दें तो उसके बाद ये वस्तु गति करने लग जाती है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसका मान आपको पता है किसके बराबर होगा? डब्लू साइन थीटा के। ये लो साहब डब्लू साइन थीटा। वही समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 में जैसे ही आप 1 का भाग दोगे तो वही टेन थीटा का सूत्र बनेगा। वो टेन थीटा भी किसके बराबर आएगा? म्यू के बराबर आएगा। इसका मतलब चाहे फ्रिक्शन एंगल हो, चाहे विराम कोण हो, चाहे एंगल ऑफ रेस्पॉन्स हो, रिपोज हो, और चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, दोनों का मान हमेशा उनकी स्पर्श जगहों के इक्वल होता है। तो बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 का मान क्या है हमारे पास? डब्लू साइन थीटा बट्टा डब्लू कोस थीटा। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा एफ एस बट्टा आर के। एफ एस यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसका मान क्या होता है? म्यू एस आर बट्टा आर इज इक्वल टू डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा किसका मान होता है? टेन थीटा का। अब यहाँ आर से भी आर कैंसिल, इसका मतलब टेन थीटा जो है इस किसके बराबर है? म्यू एस के बराबर है। या फिर हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। हेलो सर, ये एंगल का मान पता चल गया हमें कि हमें कितने डिग्री से झुकाना चाहिए ताकि वस्तु इस पर स्थिर पड़ी रहे। कई बार हम देखते हैं कोई अगर ऐसी मशीन बनाए जिसके ऊपर वस्तु को रखना है, ऐसे जैसे कोई पट्टे वाली मशीन है, हमें पट्टे के ऊपर कोई वस्तु रखनी है, वो स्थिर पड़ी रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। तो हम ये एंगल पहले डिटरमाइन करेंगे कि ये जो इधर से आने वाला जो बेल्ट है या पट्टा है, इस क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाए। वो हमेशा उसकी म्यू पर डिपेंड करता है, और म्यू का टेंजेंट लेते ही उस एंगल का मान आ जाता है। अर्थात लिख सकते हो नीचे, अर्थात such that the tangent of repose angle always equal to the such that the tangent of friction coefficient कह दो, friction coefficient ये नाम लिखो। चलो, tangent of friction coefficient is equal to the
एंगल ऑफ रिपोज, अर्थात घर्षण नियतांक का या की स्पर्शज्या, घर्षण नियतांक की स्पर्शज्या विराम कोण के तुल्य होती है, विराम कोण के तुल्य होती है। दैट्स वन। तो घर्षण नियतांक का मान उसकी टेंजेंट के इक्वल होता है। तो ये तो हो गए अपने रिपोज एंगल का मान और फ्रिक्शन एंगल का मान। आगे अपन बात करते हैं रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो अपन बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, जिसको अपन कह सकते हैं लोटनी घर्षण बल। रोलिंग में क्या होता है, जैसे ये धरातल है और आपके पास ये मान लो कोई एक वस्तु है, तो ये रोल करेगी। रोल का मतलब लुढ़केगी। तो लुढ़केगी तो इसका जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस जो है वो इस पृष्ठ के साथ न्यूनतम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। जब कॉन्टैक्टिंग सरफेस कम रहेगा तो उससे फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, इसका मतलब म्यू एस का मान कम होगा उसके लिए। अर्थात हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि लोटनी घर्षण बल या फिर रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, इसमें हम कह सकते हैं कि वह घर्षण बल जो लुढ़कती हुई वस्तु के संपर्क तलों के मध्य लगता है, लोटनी घर्षण बल कहलाता है। लुढ़कती हुई वस्तु के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। इसी प्रकार दूसरी, इसी में द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव व्हेन ए बॉडी रोल्स और रोटेट्स ऑन द सरफेस। इसका मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव व्हेन ए बॉडी रोल्स और रोटेट्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। फिर दूसरी बात, यानी कि इस स्थिति में देखो, तो इस स्थिति में वस्तु संपर्क धरातल के या संपर्क सतह के भी कह सकते हो, संपर्क सतह के संपर्क में कम आती है या न्यूनतम आती है। अतः यह घर्षण बल गतिक घर्षण बल से भी कम होता है। सोचने वाली बात यह है, सबसे कम जो घर्षण बल लगता है वो रोलिंग घर्षण बल लगता है। इसीलिए घर्षण बल को कम करने के लिए टायरों आदि या बेरिंग आदि में बॉल डाल दी जाती है, जिसको बॉल बेरिंग बोलते हैं, स्टील की। जैसे साइकिल के टायर में आपने देखा होगा अक्सर एक गोलाकार गोलियां डाल दी जाती है, ताकि टायर और आर्मेचर के साथ घर्षण बल कम से कम लगे और टायर आसानी से घूम सके। ऐसे हर एक वाहन के टायर में गोलियां डाल दी जाती है स्टील की या लोहे की, ताकि जो स्टैटिक घर्षण बल है या गतिक घर्षण बल है वो लोटनी घर्षण बल में बदल सके। तो ये घर्षण बल को कम करने की एक प्रकार से विधि भी है। इसी में कह सकते हैं व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन ए पाथ देन the area of contact is very small. Due to this, the value of coefficient of rolling friction mu r, rolling friction के coefficient को mu r से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r for rolling, mu r। तो rolling friction coefficient is less than म्यू के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एंड म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से इसका मान सदैव कम रहता है, सबसे न्यूनतम रहता है लोटनी फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आ जाती है, वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, जिसको सर्पी घर्षण बल भी कहते हैं। स्लाइड करना, जैसे बच्चे LKG UKG वाले स्कूलों में स्लाइड करते हैं, उसी प्रकार उनके जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के तहत स्लाइड होती है। अर्थात आप अगर कहीं से फिसलते हो, या फिसलन घर्षण बल भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम। नॉर्मल एक शब्द दे दिया है सर्पी घर्षण बल, कैसा होता है अभी देखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन
फोर्स हिंदी में बोल देते हैं सर पी बड़ा आता है, सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। ठीक है, देखते हैं सर्पी घर्षण बल क्या होता है भाई। यानी कि द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव ऑन स्लाइडिंग ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, लिख दो द फ्रिक्शनल फोर्स which is effective in sliding when two surfaces are in contact, ठीक है। वह घर्षण बल जब वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तब उनके संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण बल कहलाता है। अब देखो लास्ट फाइनल इसकी बात, कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा होता है। आपसे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका मान होता है तो म्यू एस का, यानी स्टैटिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा, स्थैतिक घर्षण बल सबसे ज़्यादा इज ग्रेटर देन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं सर्पी घर्षण बल इज ग्रेटर देन, सबसे कम होता है लोटनी घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। और इसी में अपन कांस्टेंट भी इनके बता, क्योंकि डिपेंड कोई भी फ्रिक्शन फोर्स हो हमेशा वो म्यू पर डिपेंड करता है, म्यू के साथ साथ डिपेंड करता है आर पर। तो सब वस्तुओं के लिए अगर आर कांस्टेंट हो तो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू स्लाइडिंग में एस एल कह दो इज ग्रेटर देन म्यू आर। ये इनका क्रम है, कई बार एक नंबर आधे नंबर में पूछ लेता, आप बता सकते हो।
अगला टॉपिक अपने पास आ जाता है मेथड ऑफ रेड्यूसिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मेथड ऑफ रेड्यूसिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मेथड ऑफ रेड्यूसिंग फ्रिक्शन फोर्स। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम घर्षण बल को कम कर सकें? घर्षण बल को कम करने की विधियां। मेथड ऑफ reducing friction force। तो मेथड ऑफ reducing friction force, मेथड ऑफ reducing friction force। फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल को कम करने की विधियां। घर्षण बल को कम करने की विधियां। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे ये कम किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी घर्षण बल जो होता है वो हमेशा उसकी सतह के खुरदरेपन के कारण उत्पन्न होता है। अब इस खुरदरेपन को या तो आप किसी पॉलिश से भर दो, तो जिसको हम कह सकते हैं बाय यूजिंग पॉलिश से इस घर्षण बल को कम किया जा सकता है, या फिर इसके स्थैतिक घर्षण बल को किस में बदल दें भाई? स्थैतिक घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल में बदल दें। लोटनी में कैसे बदलेंगे? जैसे ये टायर है या ये बेरिंग है, तो बेरिंग के अंदर क्या करेंगे? हम गोलियां डाल देंगे। तो ये गोलियां क्या करेगी? इस बेरिंग के ऊपर की जो सरफेस है ये इस अंदर वाली सरफेस के साथ जो रिलेटिव मोशन करती है उसको लोटनी घर्षण बल में बदल देगी, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में बदल देगी, जिससे ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बजाय लोटनी फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लगता है, अर्थात फ्रिक्शन फोर्स को कम किया जा सकता है। एक होता है बॉल बेरिंग से। तो पहला इसकी प्रोसेस में क्या आ जाता है? बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट का मतलब स्नेहक द्वारा। आपने देखा होगा कि किसी भी सरफेस में अगर आप स्मूथ करनी हो उसको तो आप ग्रीस, ऑयल आदि का यूज करते हो। जैसे मशीनी पुर्जे हैं तो मशीन के अंदर अगर आप ऑयल डालोगे तो उनके पुर्जे घिसेंगे नहीं, वहीं अगर टायर में आप ग्रीस कर दोगे तो वो कहलाता है लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स में आप लिख दीजिए द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रेड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स, द सब्सटेंस which are used to reduce friction force are called lubricants। For example, air, oil of less viscous or dilute oil, grease। In example, in time watch machine, shaving machine, in शेव जिसको करते हैं अपन उसकी मशीन में, शेविंग मशीन्स, we used dilute oils।
in tires of vehicle we used grease. वे पदार्थ जो घर्षण बल को कम करने में काम में लिए जाते हैं स्नेहक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो घर्षण बल को कम करने में काम में लिए जाते हैं स्नेहक कहलाते हैं। जैसे कम सांद्रता वाले या कम विस्कासिता वाले, कम विस्कासिता वाले द्रव पदार्थ या कम विस्कासिता वाले तेलीय पदार्थ आदि। उदाहरण के लिए सेव करने वाली मशीन में कम सांद्रता वाले द्रव, घड़ी में उपयोग में लिए जाते हैं। आपने देखा होगा घड़ी के सुइए अगर धीरे चलने लग जाए तो किसी मैकेनिक के पास में ले जाते हैं तो सबसे पहले वो ऑयल डालता है अंदर, ताकि उनके जो अंदर के पुर्जे हैं वो फ्री हैंड काम में करने लग जाए, फिर आराम से सुइए घूमने लग जाते हैं। ऐसे ही सेव मशीन में भी तिल्लियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, थोड़े दिन बाद उसमें जंग लग जाता है या आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगने से वो घिस जाती है, तो उनके बीच में ऑयल डाल दिया जाता है ताकि वो आसानी से रब हो सके दूसरे पे। नेक्स्ट 2 नंबर लिखो, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग बेरिंग्स। आपने देखा होगा लोहे की बनी बॉल जो है वो उस बेरिंग्स में यूज करते हैं। अंग्रेजी में भी इसको कहते हैं बॉल बेरिंग द्वारा। तो घर्षण बल इससे भी कम किया जा सकता है। इसमें लिखिए द स्मॉल मेटेलिक बॉल्स आर यूज्ड इन व्हील्स। द स्मॉल metallic balls are used in wheels, soft etc. fitted in grooves GROWS। ग्रोव्स का मतलब खांचे। जो बॉल बेरिंग यूज में लेते हैं उनमें खांचे बना दिए जाते हैं ऐसे उन खांचों के अंदर बॉल फिट कर देते हैं ऐसे खांचे, ऐसे उसके अंदर फिट कर देंगे बॉल को। ये डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रोव्स, खांचे। ये डायग्राम बना दो, इसको बोलते हैं बेरिंग। A metallic balls are fitted in grooves of shafts। नीचे वाला लाइन लिखो, metallic balls converted static friction or kinetic friction into rolling friction which is reduced। नंबर 3 लिखिए, by using polish। नंबर 3 है
बाय यूजिंग पालिश द्वारा घर्षण बल कम करना। यदि किसी सतह पर अधिक श्यानता वाले द्रव्य की पालिश कर दी जाए, अधिक श्यानता वाले द्रव्य की पॉलिश कर दी जाए, तो उससे उसकी सतह में उपस्थित यदि किसी अधिक श्यानता वाले पदार्थ कह दो, चलो पदार्थ की सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो पॉलिश कर दी जाए तो इसके खांचे, जिसको हम लोग ग्रोव्स बोलते हैं, खांचे भर जाते हैं, जिससे घर्षण बल संपर्क सतहों के मध्य कम लगता है। वह सतह सपाट व चिकनी हो जाती है। क्या करने से भाई? पॉलिश करने। जैसे दीवार है, इस पे पॉलिश कर दो तो दीवार रफ न रहकर एकदम स्मूथ हो जाएगी। जैसे ये बोर्ड है तो ये भी एक स्मूथ है। अपन अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? the value of frictional force reducing by using polishing या polish on the surface which are in contact. By polishing the depression, ध्यान से सुनना भाई, depressions and projections। अब याद करो डिप्रेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे ये सरफेस है, ये खांचे बन गए, इसमें से हर एक सतह में ऐसा ही होता है। ये कहलाता है प्रोजेक्शन। जो उभरा हुआ भाग है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, और जो नीचे अंदर दबा हुआ है वो कहलाता है डिप्रेशन। DE होता है, PRESSION, डिप्रेशंस। Depressions and projections are filled by polish, so the surface of contacting may या contacting are in smooth and flat by this method the frictional force may be reduced। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें किसी वर्ताकार पथ में फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। और वर्ताकार पथ में भी कर्वट ली हुई सड़क के लिए वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल
न्यूनतम सुरक्षित चाल दोनों की बात करेंगे आगे के टॉपिक में। और उसके साथ ही हम लोग एक पुली से संबंधित यानी घिरणी से संबंधित, जिसके ऊपर से हम रस्सा से खींचते हैं किसी नल आदि से, टांके आदि से पानी निकालते समय जो पुली यूज में ली जाती है, जिसके ऊपर से रस्सा गुजरता है, उससे संबंधित हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे या उससे आधारित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।